कहानी की शुरुआत ईथन और एम्मा से होती है। वे दोनों कार में बैठे हुए काफी चिंतित थे और किसी सुरक्षित जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। रेडियो पर लगातार डरावनी खबरें सुनाई दे रही थी। एक घातक वायरस तेजी से फैल रहा था और प्रसारक बता रहा था कि अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी है कि वे तुरंत किसी सुरक्षित आश्रय में जाएं। ईथन और एम्मा इस बारे में बहस कर रहे थे कि कैसे उस सुरक्षित जगह पहुंचा जाए। तभी अचानक उनकी कार अनियंत्रित होकर दुर्घटना का शिकार हो गई थी। सुबह जब ईथन आंखें खोलता है तो उसे एहसास होता है कि काफी समय बीत चुका है। वो खुद को फिर से उसी खतरनाक परिस्थिति में पाता है जैसे हाल ही में कोई बड़ा हादसा हुआ हो। सुस्ताते हुए वो उठता है और कार के पैसेंजर दरवाजे से बाहर निकलता है। चारों ओर देखते ही वो खून की एक लकीर देखता है जो शायद एम्मा की थी। उसका नाम पुकारते हुए वो इधर उधर घूमता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता था। आसपास का माहौल भयावह और सुनसान लग रहा था। लगता था कि हर जगह मौत और आतंक का निशान है। सड़कों पर टूटे हुए घर, जल चुकी या ध्वस्त कारें और बिखरी हुई चीजें दिखाई दे रही थी। ये देखकर स्पष्ट था कि ये जगह काफी समय से वीरान थी। घरों के छतों पर लोग मदद के लिए हाथ हिला रहे थे और कहीं दूर एक बड़े वाणिज्यिक विमान का मलबा पहाड़ी पर पड़ा हुआ था जो एक भीषण दुर्घटना की कहानी कह रहा था। जांचते हुए ईथन ने देखा कि एक ट्रक तेजी से आ रहा है। उसने ट्रक से रुकने का इशारा किया। ट्रक के पीछे बैठे आदमी के पास हथियार था और उसने ईथन से पूछा कि क्या वो खो गया है। ईथन ने जवाब दिया कि वो नहीं खोया, बस वही उठा और नहीं जानता कि वो कहाँ है। ये सुनकर आदमी ने बिना और कुछ सोचे अपनी बंदूक उसकी तरफ कर दी थी। लेकिन जैसे ही वो आदमी गोली चलाने वाला था, अचानक किसी ने दूसरी जगह से उसे निशाना बनाकर गोली चला दी जो चूक गई। इससे ट्रक में बैठे आदमी का निशाना चूक गया और ईथन जल्दी से एक दीवार के पीछे छिप गया। कई बार गोलीबारी हो रही थी और ट्रक वाला आदमी बेतहाशा गोलियां चला रहा था। छिपे हुए हमलावर को मारने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही क्षणों में ट्रक वाला आदमी और चालक दोनों घायल हो गए थे। ईथन ने राहत की सांस ली, ये देखकर कि जो लोग उसे मारने आए थे अब जमीन पर पड़े थे। उसकी धड़कन तेज थी लेकिन वो जानता था कि अब उसे और सतर्क रहना होगा क्योंकि ये जगह हर पल मौत की साया लिए हुए थी। लेकिन जल्द ही रहस्यमयी शूटर सामने आ गया था। वो गिरे हुए आदमी की ओर बढ़ा और बिना हिचकिचाहट उसे खत्म कर दिया था। उसने ईथन से कहा कि उसे इस सुनसान जगह पर अकेले नहीं होना चाहिए था। वो ट्रक पर लगे किसी मैकेनिज्म को सक्रिय करने की कोशिश कर रही थी। ईथन ने उसे अपनी स्थिति समझाने की कोशिश की लेकिन मैंने उससे मदद मांगी थी। दोनों ने मिलकर उस आदमी का शव हटाने की कोशिश की पर इससे पहले कि वे कामयाब होते, ईथन बेहोश होकर गिर पड़ा था। थोड़ी देर बाद उसने खुद को ट्रक के पीछे लेटे हुए पाया लेकिन फिर से बेहोश हो गया। इस बार उसे एक अजीब सपना आया जिसमें उसने एम्मा को देखा जिसे कोई घसीट कर ले जा रहा था। जब वो दोबारा होश में आया तो वो एक कमरे के बिस्तर पर था। होश आते ही उसने जोर से एम्मा को पुकारा था। जल्द ही वो घर के किचन तक पहुंचा और वहां उसे फिर से मैं मिली। मैंने उससे पूछा कि उसे क्या याद है। बहुत कोशिश करने पर ईथन ने बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड एम्मा के साथ किसी और जगह जाने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा उसे और कुछ याद नहीं आ रहा था और वो इस बदली हुई दुनिया को देखकर हैरान था। दीवार पर लगे पुराने अखबारों के कटिंग्स देखते हुए मैंने बताया कि ये सब कई साल पहले हुआ था और वैज्ञानिकों के अनुसार ये प्रकृति का संतुलन बनाने का तरीका था जिसमें इंसानों को मिटाना जरूरी था। मैं उस घर में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करती थी और उसी समय अचानक पावर फेलियर हो गया था। वो बाहर जांच करने चली गई और ईथन से कहा कि वही रुके और कुछ न छुए, लेकिन ईथन उसकी बात न मानकर बाहर चला गया। बाहर उसे समझ आया कि ये एक फार्म हाउस था जहाँ से अद्भुत दृश्य दिखता था। जैसे ही वो अस्तबल की ओर बढ़ा, उसने देखा कि एक इंसानी खोपड़ी जाले से ढकी हुई पड़ी थी और आश्चर्यजनक रूप से हल्की हल्की हिल रही थी। ये देखकर वो डर गया और मैं को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन मैं जो इन सब की आदी थी और मजाकिया लहजे में बोली कि वो ठीक है, बस पास मत जाना। ईथन ने इस अजीब बात को नजरअंदाज किया और उसकी नजर पुराने सोलर पैनल पर गई। वो उन्हें देखकर समझ गया कि समस्या कहाँ है। उसने खुद मरम्मत की और सिस्टम को ठीक कर दिया, लेकिन काम खत्म होते होते वो लगभग फिर से गिर पड़ा था। ईथन ने कोशिश की कि मैं की विचित्र जीवन शैली पर कोई प्रतिक्रिया न दे, लेकिन जब उसने जाल में फंसा हुआ एक मरा हुआ पॉसम निकाला और कहा कि आज रात का डिनर अच्छा होगा, तो वो अपना झटका छिपा नहीं सका था। घर के अंदर लौटते ही मैंने कई ताले बंद कर दिए और ईथन को सख्ती से कहा कि इधर उधर झांकने की कोशिश न करे क्योंकि हर कमरे में जाल बिछे हुए हैं। ईथन ये पूछने ही वाला था कि किस तरह के जाल हैं। तभी उसने देखा कि मैंने तुरंत बंदूक निकालकर उसी पर तान दी थी। उसकी हैरानी और बढ़ गई जब मैंने वही बंदूक उसके हाथ में पकड़ा दी और कहा कि ट्रिगर दबाए। ईथन ने मना कर दिया और मैंने उसकी इस बात पर सराहना की। उसने समझाया कि अगर उसने ट्रिगर दबा दिया होता तो लाल हिस्से की वजह से वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। डिनर के बाद ईथन ने मैं का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब उसे अपनी राह पकड़नी होगी
क्योंकि उसे अभी भी एम्मा को ढूंढना है। लेकिन मैं इतनी आसानी से अपनी मेहमानबाजी का हिसाब खत्म करने वाली नहीं थी। उसने ईथन से कहा कि उसे ऊर्जा पैदा करने के लिए पैडलिंग करनी होगी। जब ईथन पसीना बहाते हुए साइकिल चला रहा था, मैं आराम से पेय पी रही थी और ग्रामोफोन पर एक रिकॉर्ड बजा रही थी। जैसे ही ईथन ने एम्मा का नाम लिया और कहा कि उसे ढूंढना है, मैंने उसे बीच में ही रोक दिया और जिद की कि वो उसके साथ नाचे। ईथन झिझकते हुए इनकार करने की कोशिश करता रहा, लेकिन भीतर ही भीतर वो खुद को और असहज महसूस कर रहा था। उसकी सख्त और कठोर छवि के पीछे ये साफ नजर आने लगा था कि मैं बेहद अकेली थी और किसी साथी की तलाश में थी। जब भी ईथन बाहर जाने की बात करता, मैं उसे रोकने के लिए कोई नया बहाना ढूंढ लेती थी। डांस के बाद उसने ताश खेलने का खेल शुरू कर दिया था। देर रात होते होते उसने साफ कहा कि अब इस वक्त उसे बाहर नहीं जाने दे सकती, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। उसने वादा किया कि अगले दिन वो खुद एम्मा की तलाश में उसकी मदद करेगी। फिर उसने ईथन को गेस्ट रूम में भेज दिया और खुद सोने चली गई थी। लेकिन जैसे ही मैं सोई, ईथन का दिमाग अपनी गर्लफ्रेंड एम्मा की तरफ चला गया। उसे लगा कि शायद एम्मा कहीं उसका इंतजार कर रही होगी और परेशान हो रही होगी। उसकी यादें अब भी उलझी हुई थी और उसे कुछ चीजें धुंधली याद आती थी। उसे याद आया कि जिस जगह की तरफ वे जा रहे थे, वो झील के किनारे एक केबिन था। उनका आपसी वादा था कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो दोनों सीधे उसी केबिन में मिलेंगे। लेकिन हादसे के दौरान वे बिछड़ गए थे। रात में बाहर जाने के खतरे की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए ईथन ने ट्रक चुराने का फैसला किया। वैसे भी वो ट्रक पहले से चोरी का था। लंबा सफर था और रास्ते में कोई और गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। गाड़ी चलाते चलाते ईथन थक गया था और एक झपकी के दौरान लगभग नियंत्रण खो बैठा था। लेकिन जैसे ही सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड पर लेक लिखा देखा, उसे उम्मीद बंधी थी। झील तक पहुंचने से ठीक पहले ही उसकी आंखें फिर कुछ पल के लिए बंद हो गई और जब उसने खुद को संभाला तो ट्रक पहले से केबिन के सामने खड़ा था। उसने देखा कि दरवाजे पर लकड़ी के कई तख्ते ठोके गए थे और अंदर से किसी ने जवाब नहीं दिया था, भले ही उसने जोर से एम्मा का नाम पुकारा था। ईथन ने एक तख्ता हटाया और शीशा तोड़कर दरवाजा खोला और भीतर प्रवेश कर गया। उसने एम्मा को पुकारा, लेकिन गलियारे में जो शख्स सामने आया वो एम्मा नहीं थी। उसका नाम जोलीन था और सोफे के पीछे छिपा हुआ छोटा बच्चा सैम था। दोनों पूरी तरह सतर्क थे। जोलीन ने तुरंत बंदूक तान दी और ईथन को लोहे की रॉड गिराने के लिए मजबूर किया था। ईथन अभी स्थिति समझ ही रहा था कि अचानक भारी कदमों की आवाज गूंजी और दरवाजे पर कोई अजीब सी मौजूदगी दिखाई दी। वो प्राणी इंसानी कंकाल जैसा लग रहा था, लेकिन उस पर हर तरफ काई और घास उगी हुई थी और उसकी पीठ से घास का गुच्छा बाहर निकला हुआ था। जोलीन घबराकर दरवाजा बंद करने दौड़ी और उसे मजबूती से धकेलने लगी। ईथन को भी उसकी मदद करनी पड़ी, क्योंकि वो जीव बेहद ताकतवर था और उसे बाहर रोकना जरूरी था। दरवाजा जोर से बंद होते ही उस राक्षसी हाथ की उंगलियां फर्श पर लुढ़क गई थी। लेकिन ईथन के हालिया घुसपैठ की वजह से ज़ॉम्बी ने दूसरी खिड़की तोड़ दी थी और उसने जोलीन का सिर पकड़ लिया था। इसके बाद उसने दरवाजे का बाकी हिस्सा चकनाचूर कर दिया था। जोलीन के हाथ से झटके में बंदूक गिर गई थी और जब ईथन ने उसे उठाकर इस्तेमाल करना चाहा तो उसे समझ आया कि बंदूक खाली थी। उसने तुरंत फर्श से एक हथौड़ा उठाया और उस घुसपैठिए पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। तब तक मारता रहा जब तक कि वो प्राणी गिर न पड़ा था। कुछ ही देर बाद जोलीन ने लड़के सैम को नीचे लिटा दिया था। खिड़की से बाहर झांकते हुए ईथन हैरान था कि इतने हथौड़े के वार झेलने के बाद भी वो प्राणी अब भी हिलडुल रहा था। जोलीन ने बताया कि यहाँ के ज़ॉम्बी अब बहुत उन्नत अवस्था में थे और इंसानों से ज्यादा पौधों जैसे हो गए थे। उसकी नजर ईथन के टूटे हुए हाथ पर गई और उसने पूछा कि उसने इसे कैसे बांध रखा है। ईथन ने कहा कि एम्मा डॉक्टर थी। गर्लफ्रेंड की बात आते ही उसने अपनी धुंधली यादें साझा करने की कोशिश की। उसे आखिरी बार ये याद था कि वायरस का स्वरूप पौधों जैसा था और जब संक्रमण तेजी से फैलने लगा था तो उसने और एम्मा ने तय किया था कि वे इस अलग थलग पड़े केबिन में शरण लेंगे। जोलीन ने कहा कि वो पहरा देगी ताकि ईथन आराम कर सके, लेकिन उसने ये भी साफ कहा कि अगर ईथन ने उसे या उस बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाया तो वो उसे मार डालेगी। उस रात ईथन फिर से भयानक सपनों में घिर गया। सपनों में उसने एक मूंछों वाला आदमी देखा जो मेज पर बैठा था और हर दृश्य में एम्मा खतरे में थी। सपनों का अंत हमेशा एक ही आवाज पर होता था, लेकिन इस बार जागने से कोई सुकून नहीं मिला था। उल्टा जब उसकी आंखें खुली तो उसका चेहरा खून के तालाब में पड़ा था और आसपास का नजारा पूरी तरह त्रासदी से भरा था। टूटा हुआ फर्नीचर, बिखरे हुए शीशे और बीच में पड़ी जोलीन की निसंज्ञ लाश थी। हक्का बक्का ईथन लड़खड़ाते हुए केबिन से बाहर निकला। बाहर उसने देखा कि लाल बालों वाली एक औरत किसी गिरे हुए इंसान का मांस खा रही थी। वो बीती रात वाले ज़ॉम्बी जैसी बिल्कुल नहीं दिख रही थी, मानो हाल ही में संक्रमित हुई हो। जब वो औरत वहां से हट गई तो ईथन उस शिकार के करीब गया। उसने देखा कि वो सैम था।
उसे पहचानते ही ईथन के दिमाग में भयानक यादें कौंध गई। जोलीन की चीखें और सैम की मासूम सूरत। उसी पल लाल बालों वाली औरत फिर से उसके सामने आ खड़ी हुई थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने ईथन पर हमला नहीं किया था। वो लाल बालों वाली औरत कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मुंह से और दर्द भरी चीखें निकल पा रही थी। तभी अचानक एक गोली चली और वो जमीन पर गिर पड़ी थी। सामने से आती हुई शख्सियत कोई और नहीं बल्कि फिर से युद्ध के लिए तैयार दिख रही में थी। उसके कदम बेहद स्थिर थे और उसके चेहरे पर वही सख्त भाव था। लाल बालों वाली औरत अब जोर जोर से करा रही थी, लेकिन मे ने पास आकर दोबारा गोली चलाई थी। जब उसने सैम की ओर भी निशाना साधा और फायर किया तो ईथन चौंक गया। उसने पूछा कि क्या ये सच में जरूरी है, तो मैंने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि दोनों फिर से उठ खड़े होंगे और उसकी गोलियां बस वक्त खरीदने का काम करती हैं। मैं जैसे ही केबिन के अंदर जाकर जोलीन से निपटने लगी, ईथन की नजर बाहर पड़े एक बर्ड हाउस पर पड़ी। उस पर वही चिन्ह उकेरा हुआ था जो एम्मा के टैटू में था। उसने उसे पास जाकर छुआ तो सामने का हिस्सा ढीला होकर खुल गया और अंदर से एक बंडल निकला। इस समय तक मैं समझ चुकी थी कि ईथन को पिछले दिन की कोई भी बात याद नहीं थी, लेकिन ईथन का ध्यान उसकी बात पर नहीं गया क्योंकि उस बंडल में एक मोबाइल फोन रखा था। स्क्रीन पर उसने एम्मा का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो देखा था। वीडियो में रोते हुए एम्मा ने कहा कि ईथन की याददाश्त लगातार बिगड़ रही थी और उसे नहीं पता था कि वो कब तक सह पाएगी। कैमरे के पीछे दिख रहा था कि ईथन उसी वक्त सो रहा था। एम्मा ने कहा कि दुनिया बदल चुकी है और लोग अब पहले जैसे नहीं रहे हैं। वो कोई बेहद जरूरी बात बताने ही वाली थी कि अचानक बैटरी खत्म हो गई थी। ईथन ने गुस्से और निराशा में चीख मारी, लेकिन मैंने तुरंत उसे चुप रहने को कहा। उसने समझाया कि इतनी आवाज करने से जीव आकर्षित हो सकते थे। मैंने कहा कि उसके घर पर फोन चार्जर है और उसे उसके साथ चलना चाहिए। ईथन को इस पर कोई शक नहीं हुआ क्योंकि उसे तो ये तक याद नहीं था कि ट्रक चलाकर वो केबिन तक कैसे पहुंचा था। जब उसने ट्रक की तारीफ की मानो उसे पहली बार देख रहा हो, तो मैंने अफसोस जताया कि अब ये बेकार है क्योंकि किसी मूर्ख ने बैटरी ऑन छोड़ दी थी। मजबूरी में उसे फिर से पैडलिंग करनी पड़ी थी। जैसे ही वो झुकी और साइकिल उठाई, उसके चश्मे नीचे गिर गए और ईथन ने देखा कि उनके शीशे टूट चुके थे। मैंने गाली बकते हुए कहा कि ये चश्मा पाने के लिए उसने कितने लोगों को मार डाला था। ईथन समझ नहीं पाया कि ये मजाक था या सच, लेकिन उसने शिष्टता बरतते हुए बताया कि उसे अमनेशिया की समस्या है। मैंने सीधा जवाब दिया कि उसे पहले से पता है और ये राज खोला कि वे पहले से एक दूसरे को जानते थे। कई किलोमीटर पैडलिंग करने के बाद दोनों आखिरी हिस्सा पैदल तय कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने कई ज़ॉम्बियों को देखा जो अलग अलग स्तर पर बदल चुके थे। माहौल हल्का करने के लिए ईथन ने बात शुरू की और पूछा कि क्या मे की शादी हुई थी, लेकिन मैं किसी मूड में नहीं थी और बस इतना बोली कि उसका साथी अब मर चुका है। आखिरकार वे शहर पहुंचे। तभी ईथन एकदम रुक गया क्योंकि सामने वही गैस स्टेशन था जो अक्सर उसके बुरे सपनों में आता था। जैसे ही उसने इमारत का चेहरा देखा, उसकी यादों का दरवाजा खुल गया। उसने खुद को एम्मा के साथ वहां आते देखा और याद किया कि उसने वादा किया था कि वो उसकी रक्षा करेगा। दोनों जैसे ही कार से उतरे, एम्मा को एहसास नहीं हुआ कि पीछे से एक ज़ॉम्बी करीब आ चुका था। ईथन ने चिल्लाकर उसे चेतावनी दी। पहली गोली चूक गई, लेकिन दूसरी में उसने प्राणी को मार गिराया। एम्मा उसकी बहादुरी देखकर चौंक गई थी, लेकिन इस प्रतिक्रिया से ईथन हल्का सा आहत भी हुआ था। तभी ज़ॉम्बी ने उसका हाथ पकड़ लिया और स्मृति अचानक खत्म हो गई थी। ईथन को लगा कि उसकी यादें एक नए चक्र में प्रवेश कर रही थी। मैंने फिर से अपना परिचय देना चाहा, लेकिन इस बार ईथन ने कहा कि वो उसे याद करता है। फिर अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और वो गिरने ही वाला था, लेकिन झूठ-मूठ ऐसे दिखाया मानो बस ठोकर खाकर गिरा हो। वापस उस भयावह घर में पहुंचने के बाद मेरे को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने तुरंत चुप रहने का आदेश दिया था। मैं बंदूक ताने खड़ी थी और ऊंची आवाज में धमकियां दे रही थी। आंगन में उसे एक आदमी मिला जिसने अपना नाम टॉम बताया था। उसने कहा कि वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था और किसी भी तरह की मदद स्वीकार करने को तैयार है। मैंने उसका हथियार छीन लिया और साफ कर दिया कि वो अजनबियों पर भरोसा नहीं करती थी, लेकिन मदद के बदले खाना देने का सौदा पेश किया था। दोपहर का वक्त दोनों मर्द लकड़ी काटने में लगे रहे और मैं खिड़की पर नजर जमाए हुए खाना तैयार करती रही थी। जैसे ही थोड़ा मौका मिला, टॉम झूठ बोलते हुए बोला कि उसे बाहर जाना है, लेकिन असल में वो छिपाई हुई दूसरी बंदूक निकाल आया था। मैंने दोनों को नींबू पानी दिया और फिर अंदर बुलाया। जब टॉम हाथ धोने गया तो उसने ईथन से कहा कि वो कहे कि उसे भूख नहीं है। ईथन को समझ नहीं आया, मगर आज्ञाकारी बनकर उसने अपनी भूख छिपाने की कोशिश की थी। टॉम ने अपनी पत्नी फ्रैंक की तस्वीर दिखाई और कहा कि वो 10 दिन पहले इलाके में घूमते हुए गायब हो गई थी। उसने बताया कि आखिरी बार उसकी पत्नी ने कहा था कि उसे ये घर जैसा ही कोई घर मिला है। ये सुनते सुनते ईथन को चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गया था। मौके का फायदा उठाकर टॉम ने मेरे पर बंदूक तान दी।
में शांत रही, यहाँ तक कि जब उसे काबू में लिया गया तब भी उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसने खाने में बेहोशी की दवा मिलाई थी। जैसे ही असर बढ़ा, टॉम को भी एहसास हुआ कि वो धोखा खा चुका है, लेकिन तब तक मे ने उसके सिर पर वार कर सब खत्म कर दिया था। कुछ देर बाद ईथन को होश आया और उसने देखा कि मे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, मगर उसकी आवाज आई कि वो तुरंत लौटेगी। तभी दरवाजा खुला और 2 हथियारबंद लोग भीतर आ गए। उनमें से एक ने टॉम को जगाने की कोशिश की और इशारे से ईथन को चुप रहने को कहा था। मैं एक सिरिंज हाथ में लिए लौटी तो घात लगाए आए लोगों ने उसे पकड़कर कुर्सी से बांध दिया। उसने कहा कि वो डायबिटिक है और ये इंजेक्शन इंसुलिन है, मगर किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया था। होश में आते ही टॉम ने अपने साथियों को नाम लेकर पुकारा, फॉक्स और वुल्फ। उसने कहा कि वो पूरा घर खंगालेगा और साबित करेगा कि फ्रैन यहाँ थी। उसने वुल्फ को चेतावनी दी कि ये कैदी संभालने में मुश्किल है। ईथन भी उसके साथ कमरे से एक मरे घुमा। टॉम ने कोशिश की कि ईथन को यकीन दिला सके कि मैंने न सिर्फ फ्रैन बल्कि एम्मा को भी नुकसान पहुंचाया था। उधर हॉल में वुल्फ ने पूछा कि खलिहान में क्या है। मैंने कहा कि वहाँ बस मिट्टी है, लेकिन उसके चेहरे पर आया डर देखकर वुल्फ अंदर जाने का फैसला कर चुका था। ईथन अब भी बहुत कमजोर था और टॉम की बातों पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन तभी उसे बेडरूम के फर्श पर एम्मा का नेकलेस मिला। ये देखकर उसका दिल बैठ गया था। टॉम गुस्से में सूटकेस लेकर नीचे आया और उसकी सारी चीजें टेबल पर उलट दी। वहाँ कई पहचान पत्र, वॉलेट और गहने थे, जिन्हें देखकर साफ लग रहा था कि ये किसी एक का नहीं बल्कि बहुत लंबे शिकार का नतीजा था। सबसे चौंकाने वाली बात थी वहाँ पड़ी कई जोड़ी चश्मे, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि मैंने जो कहा था वो सच था। फॉक्स ने टॉम का ध्यान खींचा और फ्रैन का नेकलेस दिखाया। ये देखकर टॉम पूरी तरह टूट गया था। उसी वक्त ईथन ने बंदूक उठाकर में से एम्मा की सच्चाई पूछी। मैंने कहा कि एम्मा बहुत पहले मर चुकी है, लेकिन उसने ये भी साफ किया कि उसकी मौत के पीछे उसका हाथ नहीं था। फॉक्स अब वुल्फ के पास चला गया, जो कुल्हाड़ी से खलिहान का ताला तोड़ रहा था। अंदर घुसते ही उसने देखा कि वो जगह एक अस्पताल जैसी बना दी गई थी और बिस्तर पर उसका वही दोस्त पड़ा था जो पहले गायब हुआ था, लेकिन अब उसका एक हाथ गायब था। इस बीच टॉम को झटका लगा जब उसे पता चला कि ईथन को अमनेशिया है। उसने पूछा कि क्या उसे याद है कि उसका हाथ कैसे टूटा था। मजबूरी में मैंने सच खोल दिया कि ईथन भी पहले ही मर चुका है। तभी वुल्फ खलिहान से दौड़ता हुआ बाहर निकला और अचानक एक जाल में फंसकर धमाके में उड़ा दिया गया। उसका शव मर्टल के पास गिरा और वो तुरंत उस पर टूट पड़ी थी। अपने साथियों को खोकर टॉम ने तय किया कि अब मे को खत्म कर देगा, लेकिन उसे ये पता ही नहीं था कि उसके हाथ में मे की ही बंदूक है। गोली चली और टॉम का हाथ उखड़ गया। ये देखकर ईथन की आंखों की पुतलियां बदलने लगी और वो मर्टल की तरह हिंसक होकर उस पर टूट पड़ा था। ईथन टॉम को नोचकर खा रहा था, जबकि मैं कुर्सी से खुद को आजाद कर रही थी। कुछ मिनट बाद ही ईथन को मतली होने लगी और मैं उसके पास आकर बेहद नरम लहजे में बोली कि उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। उसकी बात सच साबित हुई, क्योंकि अगले दिन जब ईथन जागा तो उसने मेरे को पहचाना भी नहीं था। मैंने बस इतना कहा कि खाने का सामान खत्म हो रहा है और दोनों को शिकार पर निकलना पड़ेगा। बिस्तर से उठते ही ईथन को फिर चक्कर आया और एक नई याद उसके दिमाग में उमड़ पड़ी थी। वो एम्मा के साथ मे के घर जा रहा था, जो उस वक्त कहीं ज्यादा व्यवस्थित और सुरक्षित लगता था। आंगन में लकड़ी काटता हुआ वही आदमी खड़ा था जो हमेशा ईथन के डरावने सपनों में आता था। उसका नाम काई था और उसने मेहमानों को चेतावनी दी थी कि उसकी बेटी कैरोलाइन बरामदे से बंदूक ताने हुए खड़ी है, सिर्फ एहतियात के तौर पर। एम्मा ने बताया कि उनका सड़क पर एक्सीडेंट हुआ है और उसने पनाह मांगी थी, या कम से कम खाने का थोड़ा सामान। काई ने मदद करने का वादा किया, लेकिन तभी जब वो यकीन कर ले कि वे संक्रमित नहीं थे। जांच बहुत छोटी रही और उसे ईथन के टूटे हाथ पर कोई शक नहीं हुआ था। अपनी बेटी से बात करते हुए उसने पारिवारिक मंत्र दोहराया कि भरोसा करने से पहले हमेशा परखना जरूरी है। लड़की ने अनजाने में कह दिया कि ये बात उनके भाई बॉबी की वजह से अहम है, मगर काई ने उसे चुप करा दिया था। आखिरकार उसने दंपति को घर के अंदर बुला लिया। लिविंग रूम में बैठकर तीनों ने थोड़ी बातचीत की। काई बेहद धार्मिक और अपने विचारों पर अड़िग आदमी था। उसे ये मान्यता बिल्कुल पसंद नहीं थी कि ये वायरस धरती की वापसी का रास्ता है। उसकी सोच रूढ़िवादी थी और उसका मानना था कि ये एक दैवी संकेत है कि इंसान को फिर से ईमान और परिवार जैसी मूलभूत चीजों पर लौटना चाहिए था। याद खत्म होते ही ईथन खुद को घर के बाहर में के साथ शिकार पर निकलते हुए देखता है। वो अपने टूटे हाथ की पट्टी को घूरता है, जिस पर बने दिल के रंग पर नजर टिक जाती है। दिमाग में कई यादें चमकती हैं, जिनमें वही दिल हमेशा लाल रंग का था और उसके नीचे गिनती के निशान बने हुए थे। अब वो दिल हरे रंग का है और गिनती 20 तक पहुंच चुकी है। जब ईथन ने बंदूक लोड की तो मैं पलटी। उसने उसे चेतावनी दी कि दिल का रंग गलत है। ईथन ये सुनकर दंग रह गया जब मैंने जवाब दिया कि लाल पेन खत्म हो गया था। तभी उसे एहसास हुआ कि ये सब कई बार पहले भी हो चुका है। सच्चाई ये थी
कि जिस दिन उसने एम्मा को बचाया था उसी दिन उसकी बाह पर ज़ोंबी ने काट लिया था और वही बात इस पट्टी के नीचे छिपी हुई थी। मैंने कहा कि हर बार जब वो खाता है तो उसका रूपांतरण रुक जाता है और वो पौधे में बदलने से बच जाता है। तभी उसकी यादें उसे वापस उस पल में खींच ले गई जब काई ने उन्हें पनाह दी थी। और तब ये साफ हुआ कि उसकी पत्नी में नहीं बल्कि सारा नाम की औरत थी। जैसे ही ईथन फिर से बीमार हुआ, एम्मा ने बहाना बनाकर उसे ऊपर कमरे में ले गई जबकि परिवार नीचे प्रार्थना कर रहा था। वहाँ उसने अपने प्रेमी से कहा कि वो मजबूत बने और कसम खाई कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। मैं अकेली वापस मेज पर लौटी और मेजबानी के लिए धन्यवाद बोला था, लेकिन तभी काई ने अपनी पत्नी से कहा कि वो लड़की को आंगन में ले जाए और फिर उसने छिपी हुई बंदूक दिखा दी थी। सारा हैरान हो गई और थोड़ा विरोध किया, लेकिन फिर चुपचाप आदेश मान लिया था। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उसने जिज्ञासा से ऊपर की सीढ़ियों की ओर देखा था। काई ने एम्मा से कहा कि वो अपने हाथ मेज पर रखे और बोला कि ईथन खो चुका है। उसके भीतर पहले से ही प्लांट मैन वाली भूलने की बीमारी दिख रही है। उसने पूछा कि क्या वो इसी तरह उसे खिलाती है, हमेशा अनजान लोगों की दया का फायदा उठाकर। उसे पता भी नहीं चला कि सारा अपनी बेटी के साथ ऊपर चढ़ रही थी। उधर ईथन बाथरूम तक पहुंचते पहुंचते बुरी तरह बीमार हो चुका था। तभी सारा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी चीख सुनकर काई चौंक गया और उसी पल एम्मा ने चाकू से उस पर हमला कर दिया था। दोनों में जोरदार लड़ाई शुरू हो गई और काई ने उसका चेहरा प्लेट पर दे मारा और उसे जमीन पर पटक दिया। एम्मा ने बंदूक पकड़कर गोली चला दी और परिवार के आखिरी सदस्य को खत्म कर दिया था। इसके बाद ईथन ने बाकी दोनों पर टूटकर खा लिया और थोड़ी ही देर में एम्मा ने उसकी दर्द भरी चीख सुनी थी। उस दिन अपनी गर्लफ्रेंड का चेहरा देखकर ईथन को याद आया कि उसने कभी उसे न छोड़ने का वादा सच कर दिखाया था। ईथन की जिंदगी आसान नहीं थी। उसे रोज खाना पड़ता था और वो सड़ागला कुछ भी नहीं खा सकता था। खलिहान का अस्पताल उसी वजह से था। वहाँ एम्मा जिंदा कैदियों को रखती थी ताकि हर बार थोड़ा थोड़ा हिस्सा लिया जा सके। लेकिन उम्र का अंतराल बढ़ता गया और ईथन हर नींद से उठकर उसे पहचानना बंद कर देता था। तब एम्मा ने अपना टैटू छिपा लिया और नाम बदलकर मैं रख लिया, वही अक्षर इस्तेमाल करते हुए जो पहले उसके नाम में थे। ये जानकर ईथन बिखर गया और बोला कि वो एक राक्षस है। मगर मैंने कहा कि असली समस्या इंसान है जो अब अप्रासंगिक और खत्म होने की कगार पर है, जबकि संक्रमित अब नई हावी प्रजाति बन चुके हैं। ईथन ने उसकी दलीलें नहीं सुनी और कहा कि ये सब खत्म होना चाहिए। मैंने भी माना कि उसमें अब आगे बढ़ने की ताकत नहीं है, मगर बोली कि उसने कोशिश की थी और ये कभी काम नहीं करता था। पहाड़ी की चोटी पर अकेला खड़ा ईथन खुद पर प्रयोग करता है और सच जान लेता है, वो भी बाकी प्राणियों की तरह मर नहीं सकता था। तब मैंने इसे खत्म करने का दूसरा रास्ता चुना। उसने खुद को उस औरत के रूप में ईथन के सामने ला दिया जिससे वो कभी मोहब्बत करता था। उसने बिना किसी रोक-टोक के खुद को समर्पित कर दिया, जानते हुए कि ईथन अपने भीतर की भूख पर काबू नहीं रख पाएगा। बदले हुए ईथन ने अपने साथी को बेकाबू होकर काट लिया और थोड़ी ही देर में दोनों फिर से एक हो गए थे, लेकिन इस बार इंसान नहीं बल्कि बराबरी के रूप में नई दुनिया के जीव बन चुके थे। ये कहानी यही खत्म हो जाती है और अद्भुत कहानियां देखने के लिए चैनल से जुड़ जाएं।